हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे जाने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों के डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि। प्रश्न आपका कह रहा है कि बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि पहला ऑप्शन है वह बाल विकास पर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो ऐसा बात नहीं है कि जो टीचर आपका बाल विकास पर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वह आपका सही टीचर हो। अगला ऑप्शन है उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। तो यह बात सही है कि उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। अगला ऑप्शन है उसे बालकों पर अंकुश रखने की क्षमता हो। तो यह आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, विकास के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त प्रतीत होता है? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। तो पहला आपका ऑप्शन है विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। तो यह बात उपयुक्त है, यह बात आपका क्या है? सही है कि विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। अगला ऑप्शन है विकास के विभिन्न गुणों में सहसंबंध होता है। तो यह भी बात आपका सही है। अगला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो यह भी आपका सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि विकास के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त प्रतीत होता है। तो तीनों कथन आपका ऑप्शन ए, बी और सी क्या है? उपयुक्त है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से हमें गलत कथन को चुनना है। पहला ऑप्शन है स्त्री में एक्स प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यह बात आपका सही है कि स्त्री में एक्स प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। अगला ऑप्शन है पुरुष में XY प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो यह भी आपका सही है। तीसरा आपका ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है कि यह सही है, यह सही है, पुरुष में YY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है स्त्री पुरुष के गुणसूत्रों के सम्मिलित से ही संतानोत्पत्ति होता है। तो यह भी आपका सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। इनमें क्या है? इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन सी गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं ज्ञात्मक विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? हमें बताना है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं ज्ञात्मक विकास के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए खेल के साथ सामान उपलब्ध होने चाहिए। तो यह बात आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। तो यह भी बात आपका सही है। अगला ऑप्शन है शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से करवाना चाहिए। तो यह भी आपका सही है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा कि उपरोक्त सभी क्या है? सभी आपका इनमें दिए गए ऑप्शन क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञात्मक विकास में, कह रहा है कि संज्ञात्मक विकास में, तो ऑप्शन देखते हैं बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। तो यह आपका ऑप्शन सही है कि संज्ञात्मक विकास में बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण है। बाल व्यवहार में परिवर्तनों का क्या कारण है यह हमें बताना है। प्राथमिक रूप से परिपक्वता, तो नहीं, यह आपका गलत है। अगला ऑप्शन है केवल परिपक्वता ही, तो नहीं, यह भी आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन है अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा कि बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण क्या है? तो अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है,
किसी शैक्षिक कार्य के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त तत्परता का मापन है। कह रहा है कि किसी शैक्षिक कार्य के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त तत्परता का मापन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मानसिक आयु। तो यह आपका सही उत्तर होगा कि किसी शैक्षिक कार्य के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त तत्परता का मापन क्या है? तो मानसिक आयु आपका उपयुक्त तत्परता का मापन होता है। आपका बुद्धि लब्धि नहीं होगा, शैक्षिक लब्धि भी नहीं होगा और वास्तविक आयु भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जिसका विनाश न हो उसे क्या कहते हैं? हमें बताना है कि जिसका विनाश न हो उसे क्या कहते हैं। तो लिपि नहीं कहा जाता है, अचल भी नहीं कहते हैं, अगोचर भी नहीं कहते हैं, अक्षर कहा जाता है। तो जिसका विनाश न हो उसे अक्षर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, किस विधि का प्रयोग अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है? प्रश्न कह रहा है कि किस विधि का प्रयोग अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सामूहिक विधि, तो इसका यूज नहीं करते हैं। दूसरा है देखो और कहो विधि, तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी है वाक्य शिक्षण विधि, तो यह भी आपका नहीं होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहचर्य विधि। किस विधि का प्रयोग अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है? तो साहचर्य विधि का प्रयोग आपका अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, संवेगात्मक स्थिति संबंधित होती है। संवेगात्मक स्थिति आपका संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए है मस्तिष्क से, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है स्रावी ग्रंथियों से, तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी है अंतःस्रावी ग्रंथियों से, तो यह आपका सही उत्तर होगा कि संवेगात्मक स्थिति संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिशु में सर्वप्रथम प्रकार का संवेग दृष्टिगोचर होता है। अगला प्रश्न है कि शिशु में सर्वप्रथम प्रकार का संवेग दृष्टिगोचर होता है। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है भय, तो यह आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन है सामान्य उत्तेजना, तो यह आपका सही उत्तर होगा कि शिशु में सर्वप्रथम प्रकार का संवेग दृष्टिगोचर होता है। तो शिशु में सबसे पहला आपका संवेग कौन सा दृष्टिगोचर होता है? तो सामान्य उत्तेजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था माना जा सकता है। प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था क्या होता है? तो इसको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बालक का अपनी माता पिता के प्रति प्यार, अपने माता के प्रति प्यार, तो यह नहीं होगा। अगला ऑप्शन है बालक को अपने भाई बहन के प्रति प्यार, तो यह भी आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन है स्वयं के प्रति प्यार, तो हाँ यह आपका सही उत्तर होगा कि प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था माना जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, स्वयं के प्रति प्यार से ही आपका प्रेम का विकास होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, सबसे प्रमुख समाजीकरण करने वाली संस्था है। सबसे प्रमुख समाजीकरण करने वाली संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि घर से ही आपका सबसे प्रमुख समाजीकरण करने की संस्था होती है। घर क्या है? घर एक सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण करने की संस्था है। घर से ही हम सीखते हैं कि कैसे समाज को चलाया जाता है, कैसे परिवार को चलाया जाता है। उसके बाद हम एक गांव को, एक शहर को, एक समाज को, एक देश को चलाने की हम कला सीखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, बालक सर्वप्रथम सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न है, बालक सर्वप्रथम सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन ए है जब वह अन्य बालकों के साथ खेलना प्रारंभ करता है, तो यह आपका गलत उत्तर होगा। दूसरा ऑप्शन है जब वह किसी समूह की सदस्यता प्राप्त करता है, तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी है जब वह व्यक्तियों के साथ अनुक्रिया करने लगता है, तो यह आपका सही उत्तर होगा कि बालक सर्वप्रथम सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कब करता है? जब वह व्यक्तियों के साथ अनुक्रिया करना शुरू कर देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, बालक में शर्मीलेपन एवं प्रौढ़ता के भाव उजागर होने लगते हैं। हमें बताना है कि बालक में शर्मिंदगी और प्रौढ़ता का भाव कब उजागर होता है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपका है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, तो यह आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तर बाल्यावस्था में, तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी है
पूर्व किशोरावस्था में। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बालक में शर्मीलेपन एवं प्रौढ़ता के भाव का उजागर पूर्व किशोरावस्था में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालक परस्पर निम्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हमें बताना है कि विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालक परस्पर निम्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका अधिक मित्रवत बजाय आक्रामकता के, तो यह आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है अधिक आक्रामक कम मित्रवत, तो यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी है अत्यधिक प्रतिरोधी व्यवहार, तो यह भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि अधिक मित्रतापूर्ण तथा कम प्रतिरोधी व्यवहार। तो हमारा प्रश्न था कि विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालक परस्पर निम्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि अधिक मित्रतापूर्ण तथा कम प्रतिरोधी व्यवहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, श्रवण कौशल के विकसित करने के लिए आधार है। हमें बताना है कि श्रवण कौशल के विकसित करने के कितने आधार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5। तो श्रवण कौशल को विकसित करने का 5 आधार होता है। अगला प्रश्न है, श्रवण क्या है। तो श्रवण आपका एक कला होता है। श्रवण क्या है, तो श्रवण एक कला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, श्रवण शक्ति की 3 शक्तियाँ हैं, निम्नांकित में जो नहीं है उसे निकालें। श्रवण शक्ति की 3 शक्तियाँ हैं, कौन इसमें से नहीं है उसे हमें क्या करना है, चुनना है। तो पहला ऑप्शन है अंतर्बोध, तो यह आपका श्रवण शक्ति की शक्तियाँ है, बोधन भी है, धारण भी है, एकाग्रता नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण का महत्व उद्देश्य बच्चों को शुद्ध बोलना और क्या चाहिए। भाषा शिक्षण का महत्व उद्देश्य बच्चों को शुद्ध बोलना तथा और क्या है। तो शुद्ध बोलने के साथ साथ और क्या करना चाहिए, तो शुद्ध लिखना भी आना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि भाषा शिक्षण का महत्व उद्देश्य बच्चों को शुद्ध बोलना तथा शुद्ध लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षक को चाहिए कि भाषा सीखने के प्रति छात्रों को प्रारंभ से ही क्या करना चाहिए। भाषा शिक्षण में शिक्षक को चाहिए कि भाषा सीखने के प्रति छात्रों को प्रारंभ से ही आपका पढ़ावे। तो इसमें देखते हैं सबसे उचित ऑप्शन कौन होगा आपका, पढ़ावे हैं, लिखावे हैं, उत्प्रेरित करें हैं, दंडित करें। तो ऑप्शन सी हमारा सटीक बैठता है कि भाषा शिक्षण में शिक्षक को चाहिए कि भाषा सीखने के प्रति बच्चों को क्या करें, उत्प्रेरित करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, भाषा सीखी जाती है। तो भाषा कैसे सीखी जाती है, तो भाषा आपका बोलकर सीखी जाती है, लिखकर, पढ़कर या अनुकरण द्वारा। तो भाषा आपका अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, एक दूसरे को देखकर सुनकर हम क्या करते हैं, भाषा को सीख लेते हैं। जैसे हम जैसे भारत में हैं, तो भारत में हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी क्यों बोलते हैं, तो यहाँ की क्या है, यहाँ की सभी कोई क्या करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। अगर हम जिस देश में रहें जहाँ की वहाँ का स्थानीय भाषा हो, उस भाषा को सुनकर हम क्या करते हैं, उसे आसानी से सीख लेते हैं। उसके लिए कोई ग्रामेटिक रूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, मौन पठन से किस क्षमता का विकास होता है। मौन पठन से किस क्षमता का विकास होता है, तो कलात्मक नहीं, कलात्मकता यह भी नहीं, लेखन प्रवीणता यह भी नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि मौन पठन से आपका रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है, बालकों में उच्चारण दोष दूर करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि तो पहला ऑप्शन है स्वयं पाठ कर सुनावे। तो यह बात सही है कि छात्रों में उच्चारण दोष कब दूर होगा, कि शिक्षक एक बार स्वयं से पाठ को पढ़कर बच्चों को सुना दे, उसके बाद बच्चे अपने स्वयं से पढ़ेंगे। चलिए हम आखिरी प्रश्न देखते हैं। हमारा आखिरी 25 नंबर प्रश्न है, श्रुति लेख में छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्या होनी चाहिए, तो क्षमता का विकास होना चाहिए। कि श्रुति लेख में छात्रों को सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह हमने
शिक्षा शास्त्र के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर एक नए सीरीज के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।